नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ग्रीस के लोगों ने खारिज किया खर्च में कटौती का प्रस्ताव। जनमत संग्रह में ठुकराया यूरोपियन यूनियन और आईएमएफ का प्रस्ताव। यूरोपियन यूनियन की मंगलवार को बैठक। व्यापम घोटाले में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की दिल्ली के होटल में मिली लाश। गड़बड़ियों की जांच में थे शामिल। कांग्रेस सीपीएम ने की सीबीआई जांच की मांग। जम्मू कश्मीर सीमा पर फिर सीजफायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ का जवान शहीद। केरल तट से पकड़ी गई संदिग्ध नौका। पाकिस्तानी पहचान पत्र बरामद। प्रधानमंत्री का 6 देशों का दौरा आज से। उज्बेकिस्तान से होगी शुरुआत। रूस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हो सकती है मुलाकात। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश। फिर रोकी गई केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा। जगह जगह फंसे सैकड़ों मुसाफिर। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला मामले में 24 घंटे के अंदर 2 संदिग्ध मौत से इसकी सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की वजह अभी साफ भी नहीं हो सकी थी कि दिल्ली में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की अचानक मौत ने सनसनी फैला दी। प्रदेश सरकार ने मामले की जांच एसआईटी से कराने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस और सीपीएम ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की हकीकत उजागर करने झाबुआ गए पत्रकार अक्षय की संदिग्ध मौत ने सबको चौंका दिया है। अक्षय सिंह की मौत का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि इस मामले से जुड़े एक और शख्स की मौत ने व्यापम घोटाले के रहस्य को और गहरा दिया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा दिल्ली के एक होटल में मृत पाए गए। Nothing foul as of now we have found and we have sent the body for postmortem and we are investigating it, we are collecting all scientific evidences. मामला तब और गहरा गया जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जबलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर तिवारी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर अरुण शर्मा ने एसटीएफ को घोटाले के संबंध में 200 सूचनाएं दी थी। उन्होंने खुद की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। सबको जान को खतरा है। अगर मैंने बीड़ा उठाया है तो यह है कि उनको ये बताया गया है कि एसटीएफ को उनने 200 से ज़्यादा जानकारियां दी हैं व्यापम की। चिकित्सकों की जान जा रही है, ईमानदार दबंग व्यक्तित्वों की जान जा रही है। क्या करना है आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच करें और सत्य को सामने लाएं। इस बीच रविवार को दिल्ली के निगम बोध घाट पर गमगीन माहौल के बीच पत्रकार अक्षय सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में लोग जुटे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत की जांच एसआईटी से कराने की बात कही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को फोन करके पत्रकार अक्षय की मौत को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है। आज मैं एसआईटी को पत्र लिख रहा हूं। एसआईटी जिसका गठन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, सेवानिवृत्त जो जज थे उनकी अध्यक्षता में माननीय हाई कोर्ट ने किया है। लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए व्यापम घोटाले से संबंधित मामले में हो रही मौतों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग दोहराई है। सीपीएम ने भी इस मामले की जांच की मांग की है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि छोटे छोटे मसलों पर उन्होंने सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड किया है, सिफारिश की है। इतने बड़े घोटाले पर वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन क्यों मंजूर नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि लोग मर रहे हैं? क्या कारण है कि जो निर्दोष लोग हैं वो जेल में हैं और जिन्होंने पैसा ले लिया वो आज फ्री घूम रहे हैं? We think that there should be a thorough inquiry that needs to be done, a CBI inquiry. सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पत्रकार की मौत से संबंधित सभी परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे अटकलों पर विराम लग सके। It would be absolutely important that a very fair inquiry is held so that all doubts can be set at rest. मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकार अक्षय सिंह के परिवार की उस मांग को मंजूर कर लिया है जिसमें अक्षय की विसरा की जांच प्रदेश से बाहर कराने की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है।
ये सभी लोग व्यापम घोटाले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन जांच अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब तक इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों ने मामले को और भी पेचीदा और संवेदनशील बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य एशिया के 5 देशों और रूस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मध्य एशिया और यूरेशिया के शक्ति संतुलन में पकड़ मजबूत बनाने के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रूस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये दौरा 5 मध्य एशियाई देशों और रूस से रिश्तों को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के 5 देशों के दौरे के पहले पड़ाव में उज्बेकिस्तान पहुंचेंगे। वो 6 और 7 जुलाई को उज्बेकिस्तान में, 7-8 जुलाई को कजाकिस्तान के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई के बीच रूस के उफा शहर में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के साथ शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद 10-11 जुलाई को तुर्कमेनिस्तान, 11-12 जुलाई को किर्गिस्तान और 12-13 जुलाई को तजाकिस्तान जाएंगे। मध्य एशियाई देशों के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री शिखर वार्ता में शामिल होंगे, जिसमें व्यापार और आतंकवाद के साथ रणनीतिक सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। It is the first time that at least we know of, that in recent years that any leader is doing all 5 countries in one go. It's very important to go across and underline the serious intent that India has of becoming a partner with these countries and to bring across the potential of modern India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के उफा शहर में 8-10 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के समूह में आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर समझौता होने की उम्मीद है। For us, we regard this as a very important forum for consolidating positions among 5 significant economies in the world on issues of common interest. उफा में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक भी होनी है। भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य बनने की ओर है। अभी रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक देशों का दर्जा हासिल है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में सकारात्मक परिणामों की उम्मीद जताई है। यात्रा से पहले उन्होंने फेसबुक पेज पर लिखा कि 5 मध्य एशियाई देशों और रूस की यात्रा इन देशों से रिश्तों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य एशियाई देशों से खासतौर से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बात होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। रूस के उफा में मौजूद है हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। उनका हम रुख करेंगे, इस यात्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। अखिलेश, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मध्य एशिया में जिन 5 देशों का दौरा है वो भी काफ़ी अहमियत रखता है, किस तरह से ऐतिहासिक माना जाए इस दौरे को? देखिए प्रीति, बहुत इसमें तो कई ऐसे देश है जहां अभी तक कोई भारत का प्रधानमंत्री गया ही नहीं है। तो एक हिसाब से कहें तो मध्य एशिया की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो हो रही है वह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इन देशों की एक सीमा चीन से मिलती है, दूसरी सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। तो आप समझ सकते हैं, हमें भारत में जो मध्य एशिया के देश हैं उनमें प्रवेश करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते से शांति होना जरूरी है, और चीन की तरफ से भी हमें एक तरफ से कहें कि चीन की तरफ से भी हमें थोड़ा सा फुटहोल्ड उस इलाके में मिल सकता है। तो इस लिहाज से एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ तेल और गैस के बहुत भंडार हैं, और वहां से तेल और गैस अगर आएगा तो अफगानिस्तान के रास्ते ईरान से होकर आए या फिर पाकिस्तान से होकर आए, इस पर भी बहुत जद्दोजहद चल रही है। और इसमें अगर एससीओ की बैठक में पाकिस्तान भी, जिसकी संभावना है कि एससीओ की बैठक में पाकिस्तान को भी पूर्ण सदस्यता मिलेगी भारत की तरह, तो एक रास्ता कोई कनेक्टिविटी का बन सकता है पूरे इस मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच में। और उसमें आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए अगर पाकिस्तान राजी हो जाए हमें रास्ता देने के लिए मध्य एशिया की तरफ से, तो इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझ सकते हैं कि यह एससीओ और मध्य एशिया के देशों की यात्रा में अगर थोड़ी सी भी मिलती है हमें कोई रास्ता मिलने की बात, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यानी रणनीतिक तौर पर मध्य एशिया का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। अखिलेश, जैसा आप बता रहे हैं, बात रूस में ब्रिक्स समिट की जाए
तो भारत का हित इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं, और खासकर जिस तरह से भारत की भूमिका ब्रिक्स में बढ़ रही है, उसे लेकर इस समिट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ब्रिक्स में पहली बार भारत का ही चेयरमैन बना है। केवी कामत जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े बैंकर हैं, उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। ब्रिक्स बैंक जो बन रहा है, ब्रिक्स बैंक एक तरह से कहें कि IMF और वर्ल्ड बैंक का विकल्प बनने की बात है। और जो एशियाई देश अभी तेजी से विकास कर रहे हैं, विकास की जरूरतों के लिए उन्हें काफी रकम की जरूरत है, उसमें अगर यह ब्रिक्स बैंक उसमें भूमिका निभाता है तो निश्चित तौर पे भारत को उससे सबसे बड़ा फायदा होगा। दूसरी बात यह होगी कि जो एक ध्रुवीयता जो बनी हुई है पूरी दुनिया में कि यूरोप और अमेरिका का ही पूरा वर्चस्व है हर मामले में, इस वर्चस्व को भी एक तरह से चुनौती ब्रिक्स से मिलेगी। और चूंकि भारत एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जनसंख्या के मामले में कहें तो भारत और चीन एक दूसरे के समकक्ष हैं तकरीबन, भारत उनसे थोड़ा पीछे। तो इस मामले में कहें तो ब्रिक्स बैंक में आने से ब्रिक्स समिट से भारत को एक तरीके से कहें कि दुनिया में अभी जो संयुक्त राष्ट्र में हम सुरक्षा परिषद में जाने की बात सोच रहे हैं, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की बात सोच रहे हैं, तो ब्रिक्स को अगर ठीक ढंग से चलाया जाए तो भारत की दावेदारी अभी और मजबूत होगी। और जैसा कि पता है कि ब्रिक्स में दो जो अस्थायी सदस्य हैं, चीन और रूस, वो दोनों अस्थायी सदस्य ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। और इस हिसाब से भारत रणनीतिक रूप से ब्रिक्स के माध्यम से दुनिया में अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए और आगे तेजी से बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस जानकारी के लिए। तो ब्रिक्स समूह 2009 में जब पहली बैठक हुई, उसके बाद से अब तक हालात दुनिया में देखा जाए तो बहुत बदले हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर। और ऐसे बदले समीकरण में, ऐसे बदले परिवेश में भारत जरूर एक अहम भूमिका निभाना चाहेगा और कोशिश होगी कि पश्चिमी देशों की गिरफ्त से किसी तरह बाहर आया जाए और इसके लिए कारगर उपाय निकाला जाए। तो काफी अहम यात्रा प्रधानमंत्री की, 5 मध्य एशियाई देश और साथ ही रूस की यात्रा पर रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे की खबरों का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने रविवार को बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और सीमा से लगी भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के नजदीक नौगाम सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में BSF का एक जवान शहीद हो गया। BSF के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नौगाम सेक्टर में कल 3:50 पर गोलीबारी की। इसके अलावा पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कल शाम 6:52 पर और 7:15 बजे छोटे हथियारों से गोलीबारी की। BSF जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। हालांकि यहां गोलीबारी में कोई भी हताहत नहीं हुआ। इससे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने 22 जून को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था और जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी 2 सीमा चौकियों पर गोलीबारी की थी। उधर केरल तट पर चालक दल के 12 ईरानी सदस्यों के साथ एक संदिग्ध विदेशी नौका पकड़ी गई है। तटरक्षक बल और राज्य पुलिस ने नौका से सैटेलाइट फोन और एक पाकिस्तानी पहचान पत्र भी बरामद किया है। तटरक्षक बल ने कहा कि खुफिया सूचना मिलने पर अलपुझा तट से संदिग्ध विदेशी नौका बरुकी को पकड़ा गया और उसे विजिगम लाया गया। तिरुवनंतपुरम पुलिस आयुक्त H. वेंकटेश ने बताया कि रॉ सहित विभिन्न एजेंसियां मिलकर संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 25 मई को ईरान के कलात से रवाना हुए चालक दल के 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। लेफ्ट पार्टियां केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ 20 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन करेंगी। 6 दलों की कल दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इन पार्टियों ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा खोखला साबित हुआ है। वाम दलों ने ललित मोदी विवाद में फंसी केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग दोहराई है। इन दलों ने कहा कि ललित मोदी के खुलासों की गहराई से जांच होनी चाहिए। रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में वाम दलों के नेताओं ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर लगे आरोपों पर भी चर्चा की। अब इन मांगों को लेकर वाम दल 20 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। There should be a thorough investigation, particularly conducted under the supervision of the judiciary of the Supreme Court. Until this investigation is over, all ministers, both in the center and in the states, should be removed from office till the investigation is over and the guilty are booked. संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है।
ऐसे में वाम दलों ने संसद के भीतर दूसरे दलों से सहयोग करने की रणनीति पर भी चर्चा की। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ, लेकिन चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिन पर जहां एनडीए ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, वहीं लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी न करने को चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही है। इस बीच वाम दलों ने साफ कर दिया कि वो इस बार अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिन पर रविवार को एनडीए की एकजुटता देखने को मिली। पटना में हुए जन्मदिन समारोह में एनडीए घटक दल के नेता शामिल हुए। इसके लिए जीतन राम मांझी को भी खास तौर पर बुलाया गया था। इस मौके पर रामविलास पासवान ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार को समर्थन नहीं देंगे और इसके लिए वो कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। ये सरकार का जाना तय है और हम आज आपको कह देते हैं अपने जन्म दिवस के अवसर पर कि चुनाव के बाद लालू यादव कभी नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी के बिहार प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने इस मौके पर एनडीए की एकता पर जोर दिया। चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जहाँ तक एनडीए का सवाल है, हमने शुरू में नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास। हम उसी भावना के साथ काम कर रहे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जल्द जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार रिपोर्ट जारी नहीं करेगी तो वो इसके लिए आंदोलन करेंगे। जातीय जनगणना को लागू करो, प्रकाशित करो, इसके लिए बजट बनाओ, समझे। इसको हम लोग बहुत मजबूती के साथ हमारी पार्टी आंदोलन चलाएगी। इस बीच वाम दलों ने बिहार में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। For the Bihar assembly elections, the left parties have decided that they will contest the elections as an independent, united independent bloc in Bihar. We have taken the decision at the level of the central leadership. बिहार में विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में किसी समय कराए जा सकते हैं। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग होगा। 17 साल से एक दूसरे के सहयोगी रही बीजेपी जेडीयू इस बार चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वहीं कभी नीतीश कुमार के धुर विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव इस बार उनके साथ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेशों में जमा काले धन की घोषणा के लिए मोहलत की अवधि का फायदा उठाने वाले लोग अपने काले धन की घोषणा ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो इसके लिए खुद फाइलिंग करने के साथ साथ कर विभाग की ई फाइलिंग सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.efiling.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद से 2 पेज के लिए नए फॉर्म को फॉर्म 6 की श्रेणी में रखा गया है। इस योजना के तहत कोई व्यक्ति या इकाई इस तरह की घोषणा ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसे इसकी पुष्टि के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करना होगा। योजना के तहत दस्तावेज खुद जाकर जमा कराए जा सकते हैं या डाक के जरिए नई दिल्ली स्थित नोडल कार्यालय को भेजे जा सकते हैं। लेकिन ई फाइलिंग सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में जमा काले धन का खुलासा करने के लिए 30 सितंबर तक की मोहलत का ऐलान किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सचिवालय ने ललित मोदी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की है। ललित मोदी पर राष्ट्रपति की सचिव ओमिता पाल के खिलाफ ट्वीट करके प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी को भेजी गई शिकायत में ललित मोदी के जून 23 और जून 25 को किए गए ट्वीट के स्क्रीनशॉट भी लगाए गए हैं। बसी ने शिकायत आर्थिक अपराध शाखा को भेज दी है। फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। शिकायत पर कानूनी राय मांगी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तकनीकी जानकारों के साथ रविवार को डिजिटल डायलॉग के जरिए कहा कि देश को डिजिटल बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और इसका मकसद लोगों के जीवन को बदलना है। प्रधानमंत्री ने तकनीक के जरिए डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, मोबाइल गवर्नेंस, नागरिक सशक्तिकरण और अन्य मुद्दों से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। उत्तराखंड के कई इलाकों में कल से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इससे राज्य में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा रुक गई है। राज्य के टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में कल से पानी बरस रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी जिला प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। उधर हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में कल भारी बारिश हुई। वहीं असम में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने फिर से बाढ़ आ गई है। राज्य के धीमाजी, सोनितपुर और बोंगाईगांव जिलों के 125 गांव में 65,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अकेले बोंगाईगांव में 40,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ है। 3800 हेक्टेयर में लगी फसल भी डूब गई है। जिले में 4 राहत शिविर खोले गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर दार्जिलिंग के मिरिक इलाके में अब भी करीब 600 लोग राहत शिविरों में पनाह लिए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बुधवार को भूस्खलन हुआ था, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। बात कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ग्रीस की जनता ने यूरोपियन यूनियन और IMF के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। जनमत संग्रह में खर्च में कटौती का प्रस्ताव भारी बहुमत से खारिज कर दिया गया। इससे ग्रीस के यूरोजोन में रहने को लेकर आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि ग्रीस अब नए प्रस्ताव के साथ यूरोपियन यूनियन से बातचीत करेगा। यूरोपियन यूनियन ने भी मंगलवार को बैठक बुलाई है। राजधानी एथेंस में संसद के सामने नाचते गाते ये लोग जनमत संग्रह में यूरोपियन यूनियन का प्रस्ताव खारिज होने का जश्न मना रहे हैं। ग्रीस के लोगों ने कर्जदाताओं के प्रस्ताव को भारी बहुमत से खारिज कर दिया है। ग्रीस के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 61% मतदाताओं ने प्रस्ताव को नकारा है। वहीं प्रस्ताव के समर्थन में महज 39% वोट पड़े हैं। Every one of us was afraid, but we said no. If we said yes, then it will happen the same thing. But they told us that it was we are agree with that because we said yes. जनता के भारी समर्थन के बाद ग्रीस की वामपंथी सरकार उत्साहित है। जनमत संग्रह का नतीजा अपने पक्ष में आने के बाद प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास टीवी पर आए। उन्होंने कहा कि ग्रीस की सरकार जल्द ही यूरोपियन यूनियन से नए बेल आउट पैकेज पर बात करेगी। Κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνεται δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. जनमत संग्रह के नतीजे से यूरोपियन यूनियन के नेता हैरान हैं, क्योंकि चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में EU के प्रस्ताव को मामूली बढ़त मिलती दिख रही थी। जनमत संग्रह के नतीजों पर मंगलवार को यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक होगी। And I hope that the Greek government will make in the next coming hours meaningful and constructive proposals allowing that it is meaningful and possible to renegotiate. If not, we are entering in a very difficult and even dramatic time. Wir haben zunächst mal ein solches Ergebnis zu akzeptieren. Es ist das Ergebnis eines Referendums, an dem das griechische Volk zu einem größeren Teil teilgenommen hat. Welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind, das ist eine Entscheidung, die jetzt in erster Linie in Griechenland getroffen werden muss, und deshalb liegt der Ball in Athen. Vielen Dank. जनमत संग्रह का असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर दिखने भी लगा है। डॉलर के मुकाबले यूरो 1% तक कमजोर हो चुका है। दरअसल इन नतीजों के बाद आशंका जताई जा रही है कि ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो जाएगा। इस वजह से दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल की आशंका जताई जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने अपने प्रस्ताव में ग्रीस से खर्च में कटौती करने और टैक्स बढ़ाने की मांग की थी। IMF ने कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से पिछले हफ्ते ही ग्रीस को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया के कई देशों के साथ साथ ग्रीस संकट का असर भारत पर भी दिख रहा है। शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ खुले हैं। सेंसेक्स 188 अंक नीचे खुला। ईरान से परमाणु वार्ता में अब भी जटिल मुद्दों को सुलझाना बाकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि बातचीत किसी भी तरफ जा सकती है। उधर इजराइल ने ईरान से किसी भी तरह के करार का विरोध तेज कर दिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के इस होटल में ईरान से परमाणु करार पर 9 दिनों से बातचीत जारी है। करार के लिए ताज़ा समय सीमा मंगलवार की है। ऐसे में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य और जर्मनी के नेता ईरान के साथ आखिरी दौर की वार्ता में जुटे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि वार्ता में प्रगति हुई है, लेकिन अभी कई बड़े मसलों को सुलझाना बाकी है। At this point,
This negotiation could go either way. If hard choices get made in the next couple of days and made quickly, we could get an agreement this week. But if they are not made, we will not. वार्ता में शामिल दूसरे देश भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की चुनौतियों से वाकिफ हैं। जर्मनी ने कहा कि दुनिया के जटिल मुद्दों में से एक को सुलझाने का ये सुनहरा मौका है। Mit Blick auf den Weg, den wir in den letzten 12 Monaten und in der letzten Woche hier in Wien noch einmal gegangen sind, zueinander zu kommen, eine großartige Chance, einen langdauernden Konflikt nach 12 Jahren Verhandlungen endlich zu lösen und damit nicht nur einen Konflikt zu beenden, sondern vielleicht sogar ein Zeichen zu setzen für die gesamte Region. उधर इजराइल ने ईरान से परमाणु वार्ता का विरोध तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इससे इजराइल के लिए खतरा बढ़ जाएगा। תסלול את דרכה של איראן לייצור ליבות להרבה מאוד פצצות אטום. והיא גם תזרים לאיראן מאות מיליארדי דולרים שישמשו אותה בתוקפנותה ובמסע הטרור שלה גם באזור. ईरान के परमाणु करार पर 12 साल से गतिरोध चल रहा है। ईरान से 2013 के नवंबर में अंतरिम करार हुआ था। पूर्ण समझौते तक पहुंचने की समय सीमा 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। अगर ये ऐतिहासिक करार अपने अंजाम तक पहुंचता है तो पश्चिमी देशों के साथ ईरान का एक बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। वहीं आर्थिक प्रतिबंध हटने से ईरान को बड़ा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की दुनिया की कुछ अहम खबरों की बात करते हैं। वर्ल्ड हॉकी लीग के महिला मुकाबलों में विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड ने फाइनल में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर महिला हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल का खिताब जीत लिया है। वहीं भारतीय हॉकी महिला टीम जापान को 1-0 से हराकर 5वें स्थान पर रही है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम की 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ हॉकी वर्ल्ड लीग में भारत को ब्रिटेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल के प्लेऑफ मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत का डिफेंस चरमरा गया, जिससे टीम को 1-5 की शिकस्त के साथ विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल्स में चौथे स्थान के साथ संतोष करना पड़ा है। भारत की पुरुष टीम के खिलाफ ब्रिटेन की सबसे बड़ी जीत है। आज देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बाबू जगजीवन राम की 29वीं पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली में उनकी समाधि समता स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबू जगजीवन राम दलित नेता थे। बाबू जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री भी थे। वहीं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 114वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर मुखर्जी को देश के बड़े राष्ट्रवादी विचारक और मौलिक चिंतक के तौर पर जाना जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ग्रीस के लोगों ने खारिज किया खर्च में कटौती का प्रस्ताव। जनमत संग्रह में ठुकराया यूरोपियन यूनियन और IMF का प्रस्ताव। यूरोपियन यूनियन की मंगलवार को बैठक। व्यापम घोटाले में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की दिल्ली के होटल में मिला शव। गड़बड़ियों की जांच में थे शामिल। कांग्रेस CPM ने की सीबीआई जांच की मांग। जम्मू कश्मीर सीमा पर फिर सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की गोलीबारी में BSF का जवान शहीद। केरल तट से पकड़ी गई संदिग्ध नौका। पाकिस्तानी पहचान पत्र बरामद। प्रधानमंत्री का 6 देशों का दौरा आज से। उज्बेकिस्तान से होगी शुरुआत। रूस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हो सकती है मुलाकात। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश। फिर रोकी गई केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा। जगह जगह फंसे सैकड़ों मुसाफिर।